प्रिंसिपल जियाउर रहमान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट रियाज आज़मी साहब, डॉक्टर अयाज खान साहब, डॉक्टर अजीज़ साहब, हमारे अखलाक सर अबरार पठान साहब, हुस्ना मैम, अतिया मैम और हमारे प्यारी आवाज़ के मालिक सिमाब सर। वैसे तो मैं समझता हूँ कि मुझे हर किसी का नाम लेना चाहिए जो चेहरे में यहाँ देख रहा हूँ। पहले तो सबसे पहले नूरे खानदेश को मुबारकबाद कि इतना खूबसूरत आपने प्रोग्राम किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे। बात शुरू हुई अखलाक सर और हम लोग एक माइन के प्रोग्राम में थे जहाँ पे डीएड कॉलेज के लिए हमने कोशिश की, डीएड कॉलेज चालू हुआ तो वहाँ पे मैंने कहा कि तालीमी सतह पे हम लोग बम्बई में ज़्यादा प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोग पॉलिटिकली बहुत फेल है अभी बम्बई में, लेकिन तालीमी सतह पे हमारे ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ पे रियाज आज़मी साहब मजबूत है तो यहाँ पे पॉलिटिकल का प्रोग्राम ज़्यादा होते हैं और तालीमी कम होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा कामयाब ना हो लेकिन तालीम में कामयाब हो। एक जैसे आपने कल देखा होगा चिल्ड्रंस डे, तो बम्बई में बिना कोशिश किए 2 प्रोग्राम हो जाते हैं क्योंकि टीम की तरबियत ऐसी हो गई है कि जो नज़रिया है पॉलिटिक्स का वो मैं समझा पाया हूँ। बम्बई में हमको मुझे आज 10 साल 11 साल हो गए, भिवंडी में मेरा 3रा साल है जिसमें से 2 साल कोविड में चले गए। तो कुछ हद तक जो हमारे साथियों की तरबियत करना है उसमें हमारी कोशिशें हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बम्बई से ज़्यादा अच्छा अक्स जो है हमारे काम का इंशाल्लाह भिवंडी में रहेगा। और मैं पहले गोवंडी की नुमाइंदगी मैंने की, फिर मैंने मदनपुरे नागपड़ा की और अब भिवंडी की। तो मैं अब अल्लाह से कह रहा हूँ कि मेरी हिजरत अब बस बंद हो जाए और यही मेरा मरकज़ बने काम का, क्योंकि भिवंडी में काम की ज़रूरत भी बहुत है और दोनों सिटीज़ में बहुत फ़र्क है। मुंबई में पैसे हैं, फंड है, काम नहीं है। और हमारा शहर जो है भिवंडी, हम फंड के लिए चिल्ला रहे हैं और हमारे पास काम बहुत है लेकिन हमारे में लोगों की तवज्जो नहीं। आज सर ने जो बात की कि ऐवान में जिस तरह से हम लोगों ने भिवंडी की बातें रखी, आज यकीन मानिए सबसे बड़ी कामयाबी मैं अपनी और हम सब की मानता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की कोई भी ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो या हमारे जैसे बहुत सारे छोटी पार्टियों के साथी हो, भिवंडी शहर और उसके मसले सबको पता है। मैं आज असेंबली में काम नहीं कर रही है लेकिन कुछ हमको कामकाज करने पड़ते हैं, जिसके लिए मैं आज गया था विधान भवन। तो अजीत पवार साहब वहाँ मिले और अजीत पवार साहब से मैं हमेशा 10-15 दिन में मैं मुलाकात करता हूँ। अजीत दादा ने मुझे 15 मिनट में वो सारे इशू बता दिए जो भिवंडी की आवाम सरकार तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि इतनी शिद्दत से हमने भिवंडी के सवालात असेंबली में रखे। और मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपको कि मेरा मकसद मेरी सियासत का है तो वो है कि कैसे हम सही मायनों में लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करें। और ये 2 ही जरिए से आ सकती है, वो है तालीम और हेल्थ की फैसिलिटी। 2 साल 3 साल हमको काम करने में हो गए। मैंने सबसे पहला इरादा ये किया कि अगर किसी भी तरह का फंड सरकार मुझे देती है तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा मैं तालीम को दूँ। हमारी बहनें मेरे पास आती हैं, स्लम से आती हैं, बिल्डिंगों से आती हैं, आवाम आती है। कोई कहता है ये सड़क बनाइए, कोई कहता है ये गटर बनाइए, कोई कहता है कुछ। मैंने कहा कि जिस दिन भिवंडी की आवाम मोर्चा लेके मेरे ऑफिस में आएगी कि मेरी स्कूल बनाइए, मैं कामयाब हो गया। आज भी वो मिजाज नहीं है। मैं रऊफ सर यहाँ पे है, मैं शांति नगर में रहमतपुरा स्कूल में गया। जब मुझे वहाँ पे एक बच्ची मिली जिसकी माँ नहीं है, रऊफ सर आपको याद होगा आपने मुझे मिलाया था, वो अपने घर का काम करती है, 7वीं पढ़ी है और उसके पास 8वीं जमात के लिए स्कूल में जाने के लिए कुछ नहीं, बाप दारू पीता है। ये आपके शहर का रिपोर्ट कार्ड है। तो ये शहर जो बम्बई से इतना करीब होके भी 60-70 साल में अगर ह्यूमन इंडेक्स में तरक्की नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं।
और उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है तो यहाँ के नुमाइंदे। तभी मैंने कहा कि कैसे भी करके, कहते ना, जो हमारे घरों में हमारी माएँ होती हैं जो पैसा बचा बचा के कोई ना कोई घर का नया काम कर देते हैं। हमारे पास पैसे नहीं थे तब, कोविड था, यकीन मानिए इतनी दिक्कत थी कि कहीं से फंड नहीं मिल रहा था। उन हालात में भी हमने रहमतपुरा स्कूल को 81 लाख रुपीस दिए। और आपको पता है सरकार ये इजाज़त नहीं देती कि आमदार 25 लाख से ज़्यादा एक स्कूल पे खर्चा करे, लेकिन हमने बोलते ना, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान जुगाड़ में चलता है, जुगाड़ करके उसमें 81 लाख में खर्चा किए, कहीं से और बाउंड्री बनाई, कहीं से कुछ किया। आज स्कूल कुछ हालत में बेहतर है। आज मेरा इरादा था कि मैं स्कूल में आता, लेकिन कुछ मुंबई में हालात अच्छे नहीं हुए। आसिम भाई के यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा, तो मुझे 2 स्कूलों की विजिट आज कैंसिल करनी पड़ी, शांति नगर भी और रहमतपुरा भी। लेकिन जो बुनियादी तालीम, जिसको प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, उस पर काम करने की बहुत भिवंडी में ज़रूरत है। जब पिछली सरकार थी तब मैंने कोशिश की तो मुझे कुछ 10 करोड़ रुपया फंड मिला एडिशनल मेरे आमदन निधि से, उसमें से 5 करोड़ ये नई सरकार ने रोक दिया है। लेकिन जो भी फंड मिला मैंने पहले स्कूल को दिया, और 22-62 में अब नई इमारत तो जो है बनने वाली है, जिसका काम किसी भी वक्त हम शुरू करेंगे। हमारे ही हालात है जिसकी वजह से हम ओपनिंग नहीं कर पाए। एक नई स्कूल हम लोग शुरू करेंगे। अभी देवेंद्र फडणवीस जब DCM बने तो मुझे लगा एक काबिल आदमी है, सियासत अपनी जगह पे, उनकी सोच अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम सुनने वाला है। तो मैंने उनसे जाके बात किया कि भिवंडी के लिए कुछ कीजिए। जब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैंने कहा मुझे सबसे पहले मेरी स्कूलों के लिए पैसा चाहिए। तो आज एक प्रपोजल सरकार बना रही है भिवंडी के लिए 30 करोड़ रुपए का। लेकिन सवाल ये है कि इन स्कूलों की इमारतों की जिम्मेदारी किसकी थी? कॉन्स्टिट्यूशन आइन है, आइन कहता है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है 8वीं जमात तक जो है वो कॉरपोरेशन देखेगा, जिसके लिए आप एजुकेशन सेस 2 बार देते हैं। मैं ये बेदारी लाना चाहता हूँ और ऐसी आवाम में ढूंढ रहा था कि जहाँ अपने दिल का दर्द में रखूँ। ये कॉरपोरेशन 1 बार नहीं 2 बार एजुकेशन सेस लेती है, और ये 4-5 करोड़ रुपया हर साल कलेक्ट करने के बाद वो पैसे को जनरल फंड में डाल के रोड के नाम से खा जाते हैं। यानी कि मैंने जब इनसे पूछा कि आप इस तरह से एजुकेशन सेस कलेक्ट कर रहे हो तो आप इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कर क्यों कहाँ रहे हो, और आप एक सेपरेट एंड क्यों नहीं मेंटेन करते एजुकेशन का, जैसे मुंबई महानगर पालिका करती है? डरते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में बच्चा जो जाता है वो वोट नहीं देता, और वहाँ पे खर्च दिखाना पड़ेगा। सड़क पे जो पैसा खर्चा होता है उसका कोई हिसाब नहीं रहता, क्योंकि बोल देते हैं सड़क बह गई बारिश में। तो आप सोचिए कि जो बुनियादी हक है एक बच्चे का जो है, जिसको राइट टू एजुकेशन के अंदर जो है तब्दील किया गया, जबकि मैं उससे भी नाराज हूँ। मैं चाहता हूँ राइट टू क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने राइट टू एजुकेशन तो कर दिया, लेकिन तालीम का मयार कैसा होना चाहिए वो अधूरा छोड़ दिया। जब मौका मिला मुझे मदनपुरा में, हमारे यहाँ मदनपुरा में इतनी पुरानी और इतनी अच्छी इमारतें हैं कि आप सोचेंगे 5 स्टार है, वो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। आपको पता है जिस इमामबाड़ा स्कूल की बात कर रहे हैं, अखलाक सर जहाँ हमारी DED कॉलेज चलती है, वो RC माहीन के नाम, RC रहमतुल्लाह करीमुल्लाह नाम के एक शख्स ने BMC को डोनेशन दिया। लेकिन आज मुंबई के हालात कुछ और है। मुंबई में बच्चे नहीं आ रहे थे क्योंकि म्यूनसिपल स्कूल का तालीम का मयार सही नहीं था। मुझे मौका मिला, हमने उमर अजब के अंदर मुंबई पब्लिक स्कूल नाम की एक कॉन्सेप्ट निकाला। सर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसी रही शेख और हमारे साथियों ने, मतलब कॉर्पोरेटों ने मिलकर बनाया कि आप स्कूल जो है किंडरगार्टन से लेकर 10 तक चालू कीजिए और उसमें सेमी इंग्लिश की तालीम दीजिए, और वो स्कूल के अंदर फिर बच्चे आने लगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 मुंबई पब्लिक स्कूल है और 1000 बच्चे जो है तालीम पा रहे हैं। और ये कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे मिडिल क्लास के हैं। ये उन माओं के बच्चे हैं जिनके शौहर नहीं है। ये उन माओं के बच्चे हैं जिनके शौहर उनको छोड़ चुके हैं, सिंगल मदर जिसको कहते हैं। ये किन के बच्चे हैं? जिनको जो प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं भर सकते। ये किन के बच्चे हैं? जो परेशान हाल हैं। और मुझे कल मैं जब देख रहा था, मैं 2 प्रोग्राम में गया, हमने एक नर्सरी बनाई है कि जहाँ पे
बच्चे प्लांट लगाना सीख सकते हैं। और एक ड्राइंग कंपटीशन था, अल्हम्दुलिल्लाह उमर जब एमपीएस के बच्चे सबसे अच्छे थे, एक म्युनिसिपल स्कूल के बच्चे। तो मैंने आते ही इस कॉरपोरेशन से कहा कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पे उमर में टीचर्स मेरी ट्रस्ट एहतसाब देती है, जिसकी सैलरी हम देते हैं सर, 22 टीचर्स हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपनी तरफ से देते हैं। और एहतसाब का स्टैंडर्ड ये है कि हम वो 3 और 4 हज़ार रुपये की सैलरी नहीं देते, जो कैथलिक स्कूल जो क्राइस्ट चर्च सैलरी देती है वही एहतसाब की सैलरी। जो एक्सप्लॉइटेशन टीचर्स का होता है ये नाम से कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ये सबसे शर्मनाक बात है। अगर आप अपने जैसे जो काम अपने उलमाओं का केयर नहीं कर सकती, जो काम अपनी टीचर्स का केयर नहीं कर सकती, वो काम कभी आगे नहीं कर सकती। बहुत बुनियादी बात आपके साथ। फिर उमर अजब के अंदर हमने टीचर्स दिया, आज बच्चे पढ़ रहे हैं। वही पॉलिसी ले जाके मैंने कमिश्नर के हाथ में दिया। मैंने कहा रऊफ सर, रहमतपुरा में मैं टीचर्स देना चाहता हूँ, बराबर है कि नहीं रऊफ सर? 3 साल हो गया इस कॉर्पोरेशन ने आज तक मुझे परमिशन नहीं दी। आज तक एक लेटर देना है कि हाँ आप ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 4, 5, 6 टीचर्स हमको चाहिए, आप दीजिए, आज तक नहीं दिया। यानी कि आपने एक ऐसी कॉर्पोरेशन बनाई है, ऐसे लोगों को आपने जो है अपनी क़यादत हाथ में दी है जिनको तालीम का ABC नहीं आता। और मुझे ये बोलने में मुझे अफसोस होता है कि ये शहर की क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में है। आप में से क्यों लोग आगे नहीं आते? क्यों नहीं आते आप लोग आगे? हम लोग कब तक इस बात को कोसेंगे कि भिवंडी तरक्की नहीं करता? अरे भिवंडी उस दिन तरक्की करेगा कि यहाँ बैठे हुए लोग कॉर्पोरेशन में जाएंगे। हौसला कीजिए आप लोग, या तो अपने मोहल्ले के किसी नौजवान को खड़ा कीजिए और बोलिए बेटा तू आगे बढ़ा, हम तुम्हारे साथ, मैं आपके पीछे चिट्टान की तरह खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन आप लोग हिम्मत कीजिए, क्योंकि तब्दीली तब आएगी जब आप सही नुमाइंदगी सामने पेश करेंगे। तो तालीम की बात अगर करें तो भिवंडी में करने के लिए बहुत है। प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद जैसे कॉलेज की बात करें तो एक सरकार ने प्रपोजल रखा है कि इससे एक कोशिश है, जगह हमने देखी हुई है और मुंबई यूनिवर्सिटी को हमने उनका एक्सटेंशन यहाँ खोलने के लिए कहा है। अफसोस है कि हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो या हमारी महाराष्ट्र सरकार हो, एक सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम से लोगों ने नई कॉलेजेस खोलना बंद कर दिया, सरकारी स्कूलों को एड देना बंद कर दिया। तो अगर हम सरकारी कॉलेज शुरू करने की कोशिश करेंगे तो शायद सरकार नहीं मानेगी, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्टकट का रास्ता लिया है और मुंबई यूनिवर्सिटी को हमने सरकार की तरफ से कहा एक प्रपोजल देने के लिए कि वो अपना एक्सटेंशन यहाँ खोले। इसका मतलब है कि मैं चाहता तो ज़मीन कहता कि हमारी ट्रस्ट को दीजिए, एहतसाब को दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ के लोग वो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सरकारी कॉलेज ही यहाँ पर। तो कोशिशें तो बहुत हैं, काम सड़कों के भी चल रहे हैं, लेकिन सही मायनों में बुनियादी काम है तो वो एजुकेशन का है। आज यहाँ पे आपने बहुत सारे बच्चे आए हैं जिन्होंने नीट, जेई, माँ की और सीटेक में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अपने शहर की आप बागडोर अपने हाथ में रहिए, इन बच्चों का हाथ पकड़ के इनकी हौसला अफजाई कीजिए, ये आपका मुस्तकबिल है। मैं कल बच्चों से बात कर रहा था उमर अजब पे, मैं इतना ताज्जुब कर रहा था, मैंने उनसे पूछा कि दुनिया की 5 टॉप कंपनीज कौन सी है, या हमारे ज़माने में कौन सी थी? बुजुर्ग यहाँ पर है, आपके ज़माने में होगी टाटा, बिरला, रिलायंस, लेकिन आज वो कंपनीज सबसे बड़ी बन गई है कि जिनका फिजिकल एसेट ही नहीं है। अगर ट्विटर का आप पूछे, ट्विटर अभी 44 बिलियन में बिका, 44 बिलियन में, पूरा भी नहीं है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग। अब ट्विटर के एसेट्स कितने हैं, यानी कि उनके कितनी इमारतें हैं और कितने उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनकी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन ऐसी क्या खूबी आ गई ट्विटर में कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन ये बन गई। दूसरा कॉर्पोरेशन क्या है, तो एप्पल है, जो आप फ़ोन लेते हैं, ये तो खुद फ़ोन ही नहीं बनाता है, इसका तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चाइना में चलता है, इंडिया में चलता है। कुछ कंपनीज का नाम लीजिए आप, जैसे कि मेटा, जिसको फेसबुक, यूट्यूब जो ओन करता है,
इनकी भी कोई फैक्ट्री नहीं है। तो ज़माना बदल रहा है, तब्दीली आ रही है। हम जब छोटे थे तो हमारी दादी हमको एक सोने की चेन ला के देती थी, है कि नहीं? एक छोटी सी अंगूठी मिलती थी कि भैया ये आगे चल के काम आया। अब सोना और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू खत्म हो गई, अब सिर्फ तालीम और दिमाग, इसकी अहमियत आ गई है। मैंने अपनी बच्ची से कहा है, रियाज भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार रियाज भाई भी पैसा कमाना आप बंद करो, बोलता हूँ कि नहीं आपको, क्योंकि हम अपनी बच्ची को मिल्कियत देते थे, बच्चों को, कि भाई ये गाड़ी ले ले, ये घर ले ले, ये दुकान ले ले। आज आपको अगर अपने बच्चों को देना है तो तरबियत और तालीम, यही दो चीज़ें, ये वो बाकी सब कर लेगा, वो सब कर लेगा। और मैं कल बच्चों से मिल रहा था, इतने छोटे छोटे बच्चे एमपीएस के, मुझे ऐसी ऐसी कंपनीज की बात बता रहे थे जो मेरे इल्म में भी नहीं है। तो मेरे बाजू में रेहान अंसारी, डॉक्टर रेहान अंसारी थे, जो पीएचडी किए और सिडनम कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। वो मुझे बता रहे थे, यार रईस भाई ये तो इन्वेस्टमेंट फर्म है, ये कंपनी तो बैंकिंग में है। तो हमारा शहर जो है बम्बई से कम्पीट कर रहा है, बम्बई के पास बहुत पैसे हैं, बहुत एक्सपोजर है, इसलिए थोड़ा हमारे को ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जो टैलेंट भिवंडी के अंदर है ना, वो अखलाक सर मुंबई में नहीं है। सही बात। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि मुझे बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अजीज साहब के एक साहबजादे हैं फैसल, राइट, ये मेरे पास आए, भिवंडी के थे। तो इनको मैंने, इनके साहबजादे को थोड़ा सा सहारा दिया, जिसको कहते हैं इंक्यूबेट करना। जैसे माँ पेट में बच्चे को रखती है ना, तो इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। तो आजकल ऐसा है कि कोई नौजवान अगर कोई अच्छी आइडिया के साथ आए तो आपको इंक्यूबेट करना पड़ता है, उसको मदद करना पड़ता है। तो थोड़ी सी मैंने मदद की। कल मेरे दो दोस्त, एक का नाम है यासिर सिद्दीकी, एक का नाम है जितिन नंदा। यासिर सिद्दीकी ने मेरी उम्र यानी 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया है, और जितिन नंदा ने भी 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया है। क्यों लिया है? जितिन नंदा मेरे साथ कॉलेज में थे, हम लोग MBA कर रहे थे। जितिन नंदा अमेरिकन एक्सप्रेस में वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रिजाइन किया, रिटायरमेंट लिया। और यासिर सिद्दीकी ITC में चीफ जनरल मैनेजर की पोजीशन पे उन्होंने रिटायरमेंट लिया। 2 साल में उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक कंपनी बनाई, 2 साल में उस कंपनी को बेचा 70 करोड़ रुपए। तो उनके पास इतनी नॉलेज है। अब वो बच्चे तारीफ किसकी कर रहे हैं मालूम है? वो दोनों बच्चे नहीं, मेरे दोस्त फैसल अंसारी भिवंडी। और मुझे तो पता भी नहीं, कल मेरे घर आए थे तो बताने लगे कि यार फैसल ने 16 लाख रुपए की बिलिंग कर लिया जॉब करते हुए। तो मुबारकबाद। मैं ये फैसल का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे भिवंडी शहर में ज़्यादा शिद्दत, ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत है। इन बच्चों को सिर्फ सहारा चाहिए हाथ पकड़ने के लिए। और एक चीज़ से मैं बहुत नाराज़ रहता हूँ, वो है कि भिवंडी में लोग, अच्छे लोग आगे नहीं आते और अप्रिसिएशन नहीं करते। सही बोला सर? इतना अच्छा शहर, इतना खूबसूरत, 350 साल पुरानी इसका इतिहास, इतना इसमें बोलते ना वाइब्रेंसी है, लेकिन हम लोग थोड़े से खींचे खींचे रहते हैं क्योंकि बहुत गंदे लोग हमारे शहर पे काबिज हैं। क़यादत अच्छी पैदा कीजिए। भिवंडी आपसे, आपकी तरफ, आप सब एजुकेटेड लोग हैं, आपकी तरफ देखता है। आपको बताया अल्लाह उससे सवाल नहीं करेगा जिसकी कुव्वत नहीं थी, अल्लाह उससे ज़रूर सवाल करेगा जिसकी कुव्वत थी और उसने नहीं की। तो इसलिए अच्छे लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। मैं लंबा नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आप सबको देखा मैंने, तो मेरी जितनी बातें मैंने रखी। एक वादा है कि जिस शिद्दत से 11 साल मैंने काम किया है सियासत में, उतनी ही शिद्दत नहीं, उससे ज़्यादा, क्योंकि भिवंडी एक उम्मीद देता है। क्योंकि भिवंडी मुझे एक पहचान देगा। आज मैं असेंबली में खड़ा होता हूँ तो लोग बोलते देखिए रईस शेख भिवंडी का आमदार है। इतनी बड़ी जगह जाके एक पहचान जो मिलती है, उसकी दुनिया में कोई कंपैरिजन नहीं है कि मैं इसको किसी चीज़ से कंपेयर कर पाऊँ। मुझे एक जोश आया था, तो वो जोश आप लोग हैं। मैं BMC में खड़ा होता था तो पहले लोग बोलते थे कि मुझे गोवंडी एक ऐसा इलाका है कि बहुत गरीब इलाका है, तो लोग कहते थे कि ये गोवंडी का है। फिर लोग बोलने लगे मदनपुरे का है। मदनपुरे का नाम तो छोटा पाकिस्तानी था, है ना अखलाक सर?
फिर मैंने कहा ये तो बदलना है कैसे भी करके। तो नागपाड़ा जंक्शन पे मैंने हिंदुस्तान का बम्बई के अंदर, शहर के अंदर सबसे बड़ा तिरंगा लगा दिया। और मैं फख्र के साथ खड़ा होता था असेंबली में, या सॉरी मुंबई कॉर्पोरेशन के अंदर, और पूछ रहा था भाई मुलुंड के अंदर राष्ट्रध्वज लगा है, दादर में लगा है कि नागपाड़ा पे लगा है? जवाब नहीं दे पाए। उमर जब स्कूल शुरू हुई तो एक बहुत बड़े नेशनल लीडर ने आके नागपाड़ा जंक्शन पे कहा कि मुसलमानों की औरतों को बुर्खे पहना के कॉन्वेंट स्कूल के बाहर खड़ा किया जाता है, एडमिशन नहीं दिया जाता। मैंने स्कूल शुरू करके क्राइस्ट चर्च, जो पूरे भाईकला की सबसे अच्छी स्कूल है, उसके साथ पार्टनरशिप की। और उमर जब का अब एनुअल डे और स्पोर्ट्स क्राइस्ट चर्च के अंदर होता है, और वहाँ पे क्राइस्ट चर्च में एक पैरिश हॉल है। हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे तमन्ना रहती थी कि क्राइस्ट चर्च में अंदर जाने मिले, पैरिश हॉल देखने मिले। आज उस पैरिश हॉल में जब प्रोग्राम होता है तो सिर्फ बुर्के वाली औरतें रहती हैं। तो हमने उस चीज को तब्दील कर दिया, ज़हनियत को बदलिए। यहाँ बदलाव आता है तो पूरे शहर में बदलाव आता है। हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए। मैं बहुत बोल दिया। पहले तो फिर एक बार नूरे खानदेश का बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आप तमाम लोगों का कि आप प्रोग्राम में आए। लेकिन ये पार्टनरशिप को आगे बढ़ाइए। हमारे पॉलिटिकल प्रोग्राम कामयाब हो ना हो, लेकिन तालीमी प्रोग्राम हमारे कामयाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सबका, और इसी तरह से हम लोग मिलकर काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।